अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ CFAP 6। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, उम्मीद है कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह हैं वो देख लिए होंगे, ओरिएंटेशन को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि CFAP 6 क्या है और इसको पास करने के लिए क्या हिकमत अमली आपकी होनी चाहिए। थोड़ा सा और उस में डीप डाइव कर लेते हैं और यहाँ से एक टॉपिक कनेक्टेड है जिसका नाम है ऑडिट रिस्क। अच्छा, सिंपल सी हम बात करें तो किसी भी पेपर को पास करने के लिए उसके कुछ की टॉपिक्स होते हैं। तो ऑडिट रिस्क इज़ वन ऑफ द की टॉपिक्स इन कैफ स्टेज एंड CFAP 6। ऑडिट रिस्क को किस तरीके से तैयार किया जाए, अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें ना, थोड़ा सा रिसेंट जाके एग्जामिनर कमेंट्स जैसा मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, अगर हम एग्जामिनर कमेंट्स को भी देखें तो ऑडिट रिस्क हैज़ बीन द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक एंड मोस्ट परफॉर्मिंग टॉपिक ऑफ द CFAP 6। इसका मतलब कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिजल्ट कोई 25% 23% आ रहा है, वहीं पे ऑडिट रिस्क के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो 40 से 55% के दरमियान है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि अगर 40% बच्चे को भी अगर मैं उठा लूँ कि वो ऑडिट रिस्क के अंदर बेहतरीन किस्म का परफॉर्मेंस दे रहा है और वो पास कर रहा है, इसका मतलब 50% अगर उसके अंदर पासिंग रेशियो है तो वो ले रहा होगा कोई 60-70% मार्क्स उसके अंदर, अंदाजे के मुताबिक प्रोवाइड फॉर के वो कुछ ही रिस्क ऐसे हैं जो वो छोड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये परसेंटेज बहुत कम बनती है। इसका मतलब कि दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसमें बच्चे का ध्यान थोड़ा सा कम है, या फिर एक रीजन और हो सकता है, एक कवरेज और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। कि सर आता हमें है, जो मैं फीडबैक बच्चों की सुनता हूँ ये है कि सर आता हमें सब कुछ था लेकिन हम कर नहीं पाए, हम कोई 70% पेपर अटैम्प्ट कर पाएँ या 80% पेपर अटैम्प्ट कर पाएँ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ICAP के लिए आपको पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन CFAP 6 के लिए यह है कि आपकी कंप्लीट कोर्स कवरेज होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर, कोई भी आइजा रीडिंग आपने नहीं छोड़नी। आता हूँ मैं आइजा रीडिंग पे, आइजा रीडिंग में लिख देता हूँ। ठीक है, ये तीसरी बात करूंगा मैं आइजा रीडिंग की, तो ये आपने नहीं छोड़नी है। ठीक है, नंबर 2 इज टाइम मैनेजमेंट। अब सर टाइम मैनेजमेंट पे किस तरीके से काम करें यार? अब मुझे पता है ना कि 20 नंबर का सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड ICAP पूछता है, सही है, ICAP 20 नंबर का सवाल पूछता है। अब ICAP या तो आपसे ऑडिट रिस्क पूछ सकता है या ऑडिट रिस्क प्लस प्रोसीजर्स पूछ सकता है। ठीक है, AR पूछ सकता है या AR प्लस प्रोसीजर पूछ सकता है। रिसेंटली अगर मैं अटेम्प्ट्स को उठा के देखूं, कुछ सवाल मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, तो ऑडिट रिस्क का सवाल आ रहा है 20 नंबर का, और अगर मैं मार्किंग स्कीम को उठा के देखूं तो वो कहता है कि हर रिस्क के अगेंस्ट 1 नंबर मिल रहा है। अगर मैं जनरल डिस्क्रिप्शन को उठा के देखूं तो वो कहता है कि नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। अगर मैं सजेस्टेड आंसर को उठा के देखूं तो कहीं भी 20 रिस्क वो पूरे दे ही नहीं रहा है, तो नंबर कहां पर है? सर नंबर है उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। नंबर है कि भाई एक रिस्क के अंदर आप कितने रिस्क कवर कर रहे हो, उसका रैशनल किस तरीके से दे रहे हो, आप IFRS लगा रहे हो सही, असर्शन सही आइडेंटिफाई करो कि नहीं दे रहे हो। तो ये मार्क्स पूरे पैकेज के हैं। ठीक है, रिस्क की ड्राफ्टिंग आप होपफुली देख चुके होंगे कि रिस्क को ड्राफ्ट किस तरीके से करना है। आज हम रिस्क की ड्राफ्टिंग को थोड़ा सा CFAP 6 के हवाले से एनहांस करेंगे, थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट अब पेपर की किस तरीके से करनी है, वो चीज आपकी शुरू होती है ऑडिट रिस्क से। अब किसी भी पेपर को पास करने के लिए आपके पास 180 मिनट होते हैं। अब ये सवाल मत करना कि यार 180 मिनट आपने कैसे निकाले। ऑब्वियसली यार 3 घंटे हैं और ये हर घंटे के अंदर अगर 60 मिनट है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 180 आपके पास आ जाता है। 180 मिनट से आपके पास 100 मार्क्स लेने के लिए, तो हर नंबर हासिल करने के लिए आपके पास है 1.8 मिनट्स। अब मुझे पता है कि ऑडिट रिस्क का सवाल तो मैंडेटरी आता है और बहुत सारे रिस्क ऐसे हैं, ऑब्वियसली सिनेरियो चेंज हो जाता है, लेकिन जो रिस्क की ड्राफ्टिंग है उसका जो तरीका वारदात है वो हमेशा सेम रहता है। कॉमन रिस्क टाइप करने में, मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों की जगह पर हूं और मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं कि एक नंबर को हासिल करने के लिए मुझे 1.8 मिनट चाहिए होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रैक्टिस को लेकर आऊंगा 1.3 से 1.4 तक। इसका मतलब सर ये है कि जब मैं ऑडिट रिस्क का सवाल प्रिपेयर कर रहा हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा हूँ, जब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए ये टारगेट सेट करूंगा कि 20 नंबर को हासिल करने के लिए, 20 नंबर को हासिल करने के लिए जहां एग्जाम के अंदर मुझे 36 मिनट रिक्वायर हैं, तो 20 नंबर को हासिल करने के लिए अगर मैं जाऊं 1.4 फैक्टर के हिसाब से, तो ये बनता है सर 28 मिनट। यहां से मेरे पास सेव कितना टाइम होता है? 8 मिनट सेव होता है। सर ये 8 मिनट बहुत है, ये 8 मिनट बहुत हैं आपके लिए किसी भी एक पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए।
या किसी भी सवाल को अच्छी तरीके से, कौन सा सवाल, ऐसा सवाल जो आपने नहीं देखा हो, ऐसा सवाल जिसमें ICAP थोड़ा सा घुमा रहा हो, ऐसा सवाल जिसकी रिक्वायरमेंट को समझने में टाइम लग रहा हो, ऐसा सवाल जिसमें स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत पेश आ रही हो। याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 1.8 का फैक्टर, इसके अंदर स्टैंडर्ड खोलने की गुंजाइश भी नहीं है। तो सर ये ओपन बुक क्यों है? ये झांसा है बहुत बड़ा, ये झांसा है, मैं आपको अभी आगे बताता हूं। नंबर 3 पे है आइजा रीडिंग। अब एग्जाम के अंदर आप आइजा लेके जाते हो, ओपन बुक होता है, ठीक है, या आपको कंप्यूटर पे वो एक्सेस प्रोवाइड करेगा, व्हाटएवर आपकी जो भी स्ट्रेटजी ICAP की उस टाइम पे चल रही हो, ठीक है, तो आइजा आपके साथ पढ़ा होगा। मेक श्योर, आप नोट्स वगैरह तो पढ़ते हो, मेक श्योर कि आइजा की रीडिंग आप करो। क्यों? उससे 100% कवरेज मिलती है आइजा की रीडिंग से। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब आप उसके लिखने के तरीके को बार बार पढ़ते हो, बार बार अडॉप्ट करते हो, बार बार देखते हो ना, तो वो स्ट्रक्चर, वो लिखने का तरीका, वो जार्गन, वो अंग्रेजी आपके जहन के अंदर छप जाती है। और जब वो चीज छप जाती है ना, इसके हाई चांसेस होते हैं कि आप वही मैटर उठा के उसी तरीके की ड्राफ्टिंग एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सको, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सको। अगर मुझे लॉ लिखना आता, मुझे पता है कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है, हाउ एवर का मतलब क्या है, ठीक है, इन लाइन विद अबव का मतलब क्या है, ये जार्गन्स है ना, अगर मुझे ये पता है तो मैं लॉ भी अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। अगर मुझे ऑडिट के जार्गन्स पता है, ऑडिट भी मैं अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, आप ऑडिट को भी अच्छे लेवल पे, हाँ ICAP आपकी इंग्लिश चेक नहीं करता, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। ऑडिट के अंदर कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड की आपस में लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जार्गन्स हैं जो आपको पकड़ने पड़ेंगे, मतलब मैं मिस स्टेटमेंट को एरर नहीं कह सकता, मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकती है फ्रॉड की वजह से और एरर की वजह से, तो मिस स्टेटमेंट इज अ मिस स्टेटमेंट, मैं उसको एरर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑडिट के बहुत सारे जार्गन्स हैं जो आइजा 200 का मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो देखें, बेसिक्स को नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। तो यहां से आपकी टाइम मैनेजमेंट निकल कर आती है, ऑडिट प्रोसीजर के सवाल आ गए, रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन के सवाल आ गए, ये रटे रटाए सवाल हैं कि भाई मुझे पता है कि स्ट्रक्चर क्या फॉलो होना है। जब मुझे पता है कि स्ट्रक्चर क्या फॉलो होना है तो उस पर सर मैं 1.8 के हिसाब से टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं 1.8 के हिसाब से टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं टाइम को अपना कम कर दूंगा। कहाँ? 1.3, 1.4, अगर इससे कम हो सकता है तो मैं करूंगा ताकि मुझे यहां पर बफर टाइम मिल सके। मैंने अपना जो कैफ का पेपर पास किया है ऑडिट का और जो CFAB का पेपर पास किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक मैंने पेपर लाइन से अटेम्प्ट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया हो, ऑब्वियसली, इसलिए मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूं कि सही तरीका क्या है, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करो और आपका पेपर निकलेगा, इंशाअल्लाह ताला निकलेगा, ठीक है। इस प्लान को फॉलो करो। फिर नंबर 3 पे जैसे मैंने आपको बताया, आइजा रीडिंग वो मस्ट है। एटलीस्ट आपने अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं तो फर्म से छुट्टियां मिल जाती हैं 2 महीने की, तो आपने एटलीस्ट 3 बार आइजा लाजमी तौर पे रीड करना है। हर स्टैंडर्ड का आप जैसे लेक्चर देख लेते हो, पास पेपर देख ले, आइजा भी रीड करो साथ साथ, ठीक है। तो एक तो स्टैंडर्ड के साथ हो गया, बाकी फिर रिवीजन में अपने स्टैंडर्ड की रीडिंग लेकर आओ। जब बराबर में आपके स्टैंडर्ड पढ़ा होगा ना तो स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता होगा उसके एक एक लफ्ज। आप अगर कोई आपका बेहतरीन किस्म का दोस्त है, मैं इधर उधर नहीं जाता, बेहतरीन दोस्त, आपको पता होगा उसका अंदाजे बयान क्या है, उसके बात करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड से अच्छी दोस्ती कर लोगे, आप स्टैंडर्ड को अपना महबूब बना लोगे, तो उससे बार बार बातें करने का दिल चाहेगा, उसका बार बार आपका बातें करने का तरीका माइंड में रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर एग्जाम के अंदर भी उसी तर्ज अंदाज को आप अपनाओगे, लिखने के तरीके को आप अपनाओगे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन भी डालता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और एट द एंड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 4, पास पेपर्स। ICAP के पास पेपर्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। नंबर 1, ड्राफ्टिंग के लिए आपका तरीकेकार होगा, आइजा को भी आप रीड करोगे, क्लास तो आप ले रहे हो, आप आइजा को भी अच्छे तरीके से रीड करोगे। फिर पास पेपर, पास पेपर में आपने ये चीज बच्चों एनालाइज करनी है कि किस तरीके से वो रिक्वायरमेंट को और क्वेश्चन के अंदर दिए हुए सिनेरियो को एडजस्ट कर अपने सजेस्टेड आंसर में। और फिर आप देखोगे मार्किंग स्कीम, फिर आप देखोगे एग्जामिनर कमेंट्स, और फिर आप देखोगे मार्किंग स्कीम। कोई भी पास पेपर का सवाल अटेम्प्ट करने के बाद आप एग्जामिनर कमेंट देख के ये अंदाजा लगाओगे कि जो जेनेरिक बच्चों ने भंड मारा, जो जनरल बच्चों ने एरर किया है उस सवाल के अंदर, वो मैंने तो नहीं किया, वो कहीं रिस्क मैंने मिस तो नहीं कर दी है,
इस तरह की चीजें आप एनालाइज करते हो और आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करते हो। मार्किंग स्कीम से सर आप ये चेक करते हो कि जो मैंने क्वांटिटी दी है उसके हिसाब से कितने मार्क्स मुझे मिलने चाहिए, क्या मैं पास कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बिलीव मी, अगर आपकी असेसमेंट होती है 90% 100% कि आपने सही किया है तो पेपर का वो 70% होगा, फिर भी आपके पास एक अच्छा खासा बफर मौजूद है पास करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि CFAP 6 अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हिकमत अमली क्या होनी चाहिए CFAP 6 को पास करने के लिए। एक तो ओरिएंटेशन वाली वीडियो है, वो आप डिटेल में देखना अगर नहीं देखी है, और एक ये वीडियो है। और फिर भी अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, स्नैप पे कर सकते हो, कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर पब्लिकली अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप जहाँ पे भी मुझसे सवाल करना चाहो आप कर सकते हो। पर्पज़ क्या है सर? पर्पज़ ये है कि पेपर पास होना चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।